ये जो हमने पिछली क्लास में फंक्शंस पढ़े थे, ये फंक्शंस बेटा जी कौन से बैंक के थे? सेंट्रल बैंक के। हमें इस चैप्टर में दो बैंक्स के फंक्शंस पढ़ने हैं, कमर्शियल बैंक के भी और सेंट्रल बैंक के भी। कमर्शियल बैंक तो आप सब जाते रहते हो, तो आप खुद ही फंक्शंस बता दोगे, है ना। कमर्शियल बैंक एसबीआई, पीएनबी, ओबीसी, आईओबी, यस बैंक, सेंट्रल बैंक, कहीं ना कहीं तो आप जरूर गए होगे कभी ना कभी, तो इसके फंक्शंस बताने आसान है। सेंट्रल बैंक आप आज तक नहीं गए, ना जा पाओगे, तो सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस है उसमें सबसे पहला फंक्शन आता है इशू ऑफ करेंसी। याद करो क्या पढ़ाया था? आरबीआई इज अ सोल अथॉरिटी जो करेंसी इशू कर सकता है। वो एमआरएस का पालन करेगा, विच मींस मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसके अंतर्गत उसको 200 करोड़ का रिजर्व बनाना पड़ेगा, जिसमें से 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटीज होंगी। उसके बाद वो कितनी भी करेंसी को प्रिंट कर सकता है। यही था। आरबीआई ओनली इश्यूज करेंसी नोट्स। 1 रुपए का नोट और कॉइन आरबीआई नहीं छापता है। वो कौन छापता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जिसके रीजंस मैंने आपको बहुत अच्छे से हर चीज के बता दिए थे, हर चीज के रीजन बता दिए थे कि रिजर्व्स क्यों रखा है, 1 रुपए का नोट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्यों छापता है, लेकिन 1 रुपए का नोट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापता है। अगला फंक्शन आता है, अगला फंक्शन आता है क्यों छापता है? क्योंकि बेटा जी 1 रुपए का नोट और जो कॉइन्स होते हैं वो हमारे देश की सबसे बेसिक करेंसी होती है, उससे हमें पता चलता है कि देश डेवलप हो रहा है या अनडेवलप हो रहा है, तो इसलिए उसकी जो पावर है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास होती है। दूसरा फंक्शन था बैंकर्स बैंक, कि सारे कमर्शियल बैंक्स को चलाने वाला आरबीआई है। सबसे मेन बात, जितने भी बैंक्स हैं, चाहे एसबीआई हो, लोगों को लगता है, अच्छा बड़ा वहम है, लोगों को ऐसा लगता है कि एसबीआई को थोड़ी चलाता होगा दीदी, एसबीआई को भी चलाता है तो कमर्शियल बैंक ही क्या हो गया। एसबीआई इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, क्योंकि फर्स्ट लार्जेस्ट तो आरबीआई रहेगा ना, तो सेकंड कमर्शियल बैंक में नंबर 1 है एसबीआई। लेकिन एसबीआई चलता तो आरबीआई के अंडर ही है, क्योंकि सारे कमर्शियल बैंक आरबीआई के अंडर ही चलते हैं। इनके जो भी रेट्स होते हैं डिपॉजिट्स के या लोन्स के, वो आरबीआई फिक्स करता है। इसके अलावा ये कितना रिजर्व बनाएंगे, रिजर्व क्यों बनता है, वो सब पिछली क्लास में डिस्कस हो चुका है कि रिजर्व क्यों बनते हैं, और जितने भी रिजर्व ये बनाएंगे उसका रेट भी आरबीआई ही डिसाइड करेगा। फाइनेंशियल एडवाइस देने का काम भी आरबीआई करेगा। और लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, कि अगर बैंक इंसॉल्वेंट हो जाता है तो आरबीआई उसको प्रोटेक्ट कर देगा बाय लेंडिंग फंड्स। इसलिए बेटा जी आपका पैसा कभी भी बैंक में डूब नहीं सकता। इसी के साथ साथ मैंने आपको एक बहुत अच्छी चीज बताई थी कि बैंक की लायबिलिटी सिर्फ 3 लाख रुपए की होती है ना। उसके अलावा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की नहीं है, चाहे आपका 1 करोड़ पड़ा हो चाहे 2 करोड़ पड़ा हो। अगर बैंक इंसॉल्वेंट हो गया और दीदी कम पड़े हो तो भी बेटा जी तो कम की है, लेकिन अगर आपका ज्यादा पड़ा है तो उतने की मैक्सिमम है। मतलब जो कैप है वो 3 लाख पे सेट करी गई है, अगर कम है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, और अगर ज्यादा है तो फिर आपको 3 लाख तक की कैप में ही प्रोटेक्शन मिलेगा, अगर आरबीआई बैंक को नहीं बचा पाया। वैसे आरबीआई पूरी कोशिश, तो बेटा जी मत करो वैसे तो जमा, फिर मैं तो तो लेकिन ये, फिर बैंक तो पैसे डूब गए कि तो डूबते ही है वो तो। बेटा जी देखो आज तक तो कोई बैंक इंसॉल्वेंट हुआ नहीं है, लेकिन आरबीआई कितनों का पैसा देगा आप खुद सोचो। तो आरबीआई ने लिख रखा है कि जी कोशिश करेंगे, बचा लेंगे। आज तक कोई बैंक इंसॉल्वेंट हुआ भी नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकली बात बताऊं, जबकि पीएन में यस बैंक नहीं हुआ था वो अभी। वो भी बच गया ना बच्चे, आरबीआई ने प्रोटेक्ट कर लिया ना, किसी का पैसा तो नहीं हाँ, डूबने एसबीआई दिया। ने उसके शेयर खरीद हाँ, लिए। खरीद लिए ना, तो मतलब आरबीआई ने कुछ ना कुछ कर दिया ना। आरबीआई ने एसबीआई को कहा कि भाई उसको ऑक्यूपाई करो जिससे कि पब्लिक का पैसा ना डूबे, तो डूबने तो यस बैंक को भी नहीं दिया आरबीआई ने। लेकिन अगर कोई कल को 1% डूब जाता है तो आरबीआई की लायबिलिटी सिर्फ पर अकाउंट 3 लाख की कैपिंग होती है। आपका अगर मिनिमम, अगर इससे कम बैलेंस है तो फिर तो लॉजिक ही नहीं है, अगर इससे ज्यादा बैलेंस है तो 3 लाख तक की कैप में ही प्रोटेक्शन मिलता है। याद रखिएगा ये बातें, कोई बहुत कम बताएगा। इस लिमिट को शायद 5 लाख कर देगी गवर्नमेंट, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है, बट इट डजंट मैटर यार, 3 लाख 5 लाख लोगों का करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है तो लोग जमा करते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये है ये तो गलत बात है, गलत बात नहीं है, इकोनॉमी है, पैसा कभी भी डूब सकता है बच्चे। लोगों का पैसा प्रॉपर्टी में, शेयर बाजार में, गोल्ड में, बैंकों में सेफ तो कहीं भी नहीं होता पैसा, तो कहीं पे भी डूब सकता है।
कहीं पे भी 100% गारंटी नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस वाले भी यही कहते हैं कि भाई क्लेम तभी देंगे जब हम सॉल्वेंट होंगे, अगर हम इंसॉल्वेंट हो गए तो हम कहाँ से लाएंगे। तो पैसा तो सॉरी कहीं पे भी सेव नहीं होता है ना, पैसा तो हाथ की मैल है, तो कहीं पे भी सेव नहीं होता। तो इसलिए ये सिचुएशन है। बट हाँ, आरबीआई जल्दी से किसी बैंक को इंसॉल्वेंट नहीं होने देता, क्योंकि अदरवाइज इकोनॉमी हिल जाएगी। बैंकिंग सेक्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, पब्लिक बहुत विश्वास करके पैसा जमा करती है, और अगर बैंक डूबने लग गए तो ब्लैक मनी कितनी हो जाएगी ये सोचो। लोग बैंकों में पैसा ही नहीं डालेंगे, फिर तो सारी ब्लैक मनी हो जाएगी, इकोनॉमी कैसे चलेगी सोचिए। तो इसलिए आरबीआई बचा लेता है, बट कैपिंग जो है वो 3 लाख की है, कोशिश करेंगे बचा लेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा बैंकर्स बैंक। आरबीआई के 2 फंक्शंस हो चुके हैं। अब हम चलते हैं फटाफट से क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये टॉपिक्स ऐसे हैं बच्चे की डिस्कस करते रहोगे खत्म ही नहीं होंगे, क्योंकि ये सब कुछ रियल है, ऐसा होता है। वापस से पहला क्वेश्चन चैप्टर का, सेंट्रल बैंक और चाहे बोल लो आरबीआई, चाहे बोल लो एमएआई, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कुछ भी बोल सकते हो, के फंक्शंस। 2 फंक्शन मैंने आपको दिखा दिए, समझा दिए, रिकैप हो गया। एक तो इशू ऑफ करेंसी और एक बेटा जी बैंकर्स बैंक। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा फंक्शन होता है आरबीआई का गवर्नमेंट्स बैंक। आरबीआई इज अ गवर्नमेंट्स बैंक। अब आरबीआई गवर्नमेंट के लिए क्या क्या करता है, लेट्स स्टार्ट। आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट का बैंक है, तो आरबीआई गवर्नमेंट के लिए क्या क्या करता है। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एडवाइस देना, इसमें तो आप मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहते होगे। गवर्नमेंट की ट्रेजरी होल्ड करता है। ट्रेजरी वर्ड से भी आप जानते हो, इस वर्ड को याद है, कभी पढ़ा था 11th क्लास में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में। मैं आपको वापस लेके जा रही हूँ कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का सारा पैसा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाता है। यानी कि देखो ट्रेजरी क्या होती है, बेसिकली होता तो खाता ही है, हमारा खाता होता है क्योंकि उसमें करोड़ों रुपए होता है। गवर्नमेंट की ट्रेजरी होती है मतलब कि खजाना। तो सरकार का जो खजाना है, जहां पे सोचो इस टाइम पे जितना भी पैसा डोनेट हुआ है पीएम केयर फंड में, आप सबने सुना है, वो सारा पैसा इस टाइम आरबीआई की ट्रेजरी में है ना। और जिसका गवर्नमेंट ऑडिट देने से मना कर रही है, ये भी आपने सुना होगा कि हम नहीं बताएंगे ये पैसा कहाँ खर्च हुआ, जो कि बिल्कुल हाँ गलत दीदी, है। हाँ, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर बेटा जी वो पब्लिक का पैसा है तो यू आर लायबल टू टेल कि आपने वो पैसा कहाँ खर्च किया। बट राइट टू इंफॉर्मेशन। हाँ एग्जैक्टली, अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन ये पब्लिक का हक बनता है कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कोरोना वायरस में जितना भी पैसा आया गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर करे कि पैसा कहाँ खर्च हुआ। बट ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, मेजोरिटी है, तो दे आर किंग्स, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जी हम नहीं बताएंगे कि पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ, और ना ही हमसे कोई पूछेगा, जो कि गलत है। बट बट क्यों मना कर रहे हैं? क्यों मना कर रहे हैं ये तो मोदी जी बता सकते हैं, इसका आंसर तो मेरे में भी नहीं है। ठीक है कि वो क्यों मना कर रहे हैं, बट दिस इज रॉन्ग कि उन्हें मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में आरटीआई लगता है। और मतलब एक तरीके से ये आप समझ सकते हो कि ये मेजोरिटी का राज है, कि अगर मेजोरिटी है वो कुछ भी कर सकते हैं, तो ठीक है वो नहीं बताएंगे तो नहीं बताएंगे। तो आपने डोनेट क्यों किया, ऐसे तो पब्लिक के साथ ये सीधा सीधा फ्रॉड है कि लोगों ने इतना पैसा डोनेट किया और अब ये भी नहीं जान सकते कि वो पैसा कहाँ खर्च हुआ। ठीक है, इट्स ओके, इट्स पॉलिटिकल, तो इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। बट गवर्नमेंट बैंक कैसे है कि जो भी सरकार का खजाना होता है, जितना भी पैसा सरकार के पास आता है टैक्स के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से, बिजली विभाग, पानी विभाग, एलपीजी, मिलियंस ऑफ रुपीज आते हैं हर साल। तो ये जो मिलियंस और बिलियंस ऑफ रुपीज है उसकी ट्रेजरी होल्ड करने की पावर आरबीआई रखता है। फाइनेंशियल एडवाइस देने का काम भी आरबीआई करता है। अगर बेटा जी गवर्नमेंट को कभी लोन की जरूरत पड़े तो वो लोन भी कौन ग्रांट करता है, आरबीआई। इसका बेटा लोन होता है हमारा, हम गरीब लोग हैं, हमारे लिए लोन होता है। सरकार के लिए वर्ड यूज किया जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। कुछ अच्छे वर्ड्स आने चाहिए। क्यों डेफिसिट फाइनेंसिंग, क्योंकि आरबीआई प्रिंट्स फ्रेश करेंसी फॉर गवर्नमेंट। जब भी गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है ना, देखो कितने मजे हैं उनके, जब भी सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है, ये फ्लाईओवर बनाना है, ये ब्रिज बनाना है,
कुछ भी करना है, अगर सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है तो सरकार आरबीआई को बोलता है कि फ्रेश करेंसी प्रिंट करो, लेकिन बेटा जी बार बार भी नहीं बोल सकता, क्योंकि उसका कारण हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर बार बार करेंसी छापेंगे तो महंगाई बढ़ती चली जाएगी, बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो हम बार बार करेंसी नहीं छाप सकते, बट अगर गवर्नमेंट को जरूरत पड़े तो आरबीआई उसके लिए फ्रेश करेंसी भी छाप सकता है और वो गवर्नमेंट को लोन की फॉर्म में दी जाएगी, जिसका नाम है डेफिसिट फाइनेंसिंग। कुछ पूछना है? गवर्नमेंट को लोन ग्रांट करने का काम भी कौन करता है? आरबीआई। ट्रेजरी सरकार की कौन होल्ड करता है? आरबीआई। इसके अलावा फाइनेंशियल एडवाइस कौन देता है? आरबीआई। और बेटा जी जैसे कंपनियां शेयर इशू करती हैं, आपने डिबेंचर वर्ड सुना होगा 11th क्लास में, बिल्कुल वही होते हैं डिबेंचर। ऐसे सरकार बॉन्ड्स इशू करती है, बॉन्ड्स आप भी खरीद सकते हो, बहुत बढ़िया होते हैं। बॉन्ड्स में क्या होता है, जैसे डिबेंचर होते हैं बिल्कुल सेम बॉन्ड्स होते हैं, जैसे डिबेंचर होते हैं बिल्कुल सेम बॉन्ड्स होते हैं। तो सरकार बॉन्ड्स इशू करती है पब्लिक को, बॉन्ड्स इशूड ऑफ गवर्नमेंट टू पब्लिक बाय आरबीआई। उसको इशू कौन करता है बेटा जी? आरबीआई, क्योंकि सरकार में तो आपको पता ही है कितने पढ़े लिखे लोग हैं, तो उन्हें तो ज्यादा कुछ नॉलेज वॉलेज है नहीं कि बॉन्ड्स कैसे इशू होते हैं। बट इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो सरकार को पैसे की जरूरत है, मैं आपको समझाती हूँ। सरकार को पैसे की जरूरत है, अब आरबीआई से कितनी बार फ्रेश करेंसी प्रिंट कराएंगे? बार बार तो नहीं करवा सकते। अगर बार बार फ्रेश करेंसी प्रिंट कराओगे तो इकोनॉमी गड़बड़ा जाएगी, महंगाई कितनी हो जाएगी ये सोचो। अगर अगर फ्रेश करेंसी छपेगी तो आएगी तो इकोनॉमी में ही, उड़ तो जाएगी नहीं। और अगर वो इकोनॉमी में आएगी बेटा जी तो वो सर्कुलेट करेगी। जिस दिन आप ये समझ गए उस दिन आप बैंकिंग समझ जाओगे। जैसे कि मान लो सरकार को ये देहरादून वाला हाईवे बनाना है या कुंभ होना है, अब कुंभ के लिए सरकार को 50 करोड़ रुपए चाहिए, वैसे तो करोड़ों लगेगा बट चलो मान लेते हैं 50 करोड़ रुपए चाहिए। अब 50 करोड़ रुपए सरकार पे है नहीं, तो सरकार ने आरबीआई को बोला कि फ्रेश करेंसी छापो। अब अगर ये 50 करोड़ की फ्रेश करेंसी छपेगी तो कहाँ आएगी? हरिद्वार में आएगी। अब जैसे ही ये पैसा हरिद्वार में आएगा, कुछ कॉन्ट्रैक्टर को मिलेगा, कुछ पंडितों को मिलेगा, अल्टीमेटली ये पैसा लोगों के हाथ में आएगा। जब ये पैसा लोगों के हाथ में आएगा तो ये पैसा सर्कुलेशन में आएगा, और जैसे जैसे पैसा सर्कुलेशन में आएगा उतनी ज्यादा देश में महंगाई का दर बढ़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट बार बार फ्रेश करेंसी प्रिंट नहीं करा सकता, पहली बात। दूसरी बात, इसलिए सरकार कभी कभी पब्लिक से भी लोन लेती है। तो पब्लिक से लोन लेने के लिए सरकार क्या इशू करती है? बॉन्ड्स। तो आप भी बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। जैसे अगर बेटा जी बॉन्ड 100 रुपए का है तो सरकार आपको 80 में दे देगी, फिर जब सरकार आपका पैसा चुकाएगी तो आपको 100 के 100 मिल जाएंगे। इट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे आप डिवेंचर में इन्वेस्ट करते हो, शेयर में इन्वेस्ट करते हो, वैसे ही आप बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सरकार के जो बॉन्ड्स होते हैं वो भी आरबीआई इशू करता है। कब करता है? जब सरकार को पैसे की जरूरत होती है। और गवर्नमेंट को खुद भी लोन देता है, ट्रेजरी भी होल्ड करता है, फाइनेंशियल एडवाइस भी देता है। बस हो गया, और क्या, दैट्स इट, बहुत कुछ हो गया। तो सरकार को फाइनेंशियल एडवाइस देने का काम, ट्रेजरी होल्ड करने का काम, लोन देने का काम, और सरकार के बिहाफ पे बॉन्ड्स इशू करने का काम, ये सब कुछ आरबीआई गवर्नमेंट के लिए करता है। और बेटा जी एक वर्ड आप सब जानते हो, बजट। जब गवर्नमेंट का बजट पास होता है तब भी आरबीआई के गवर्नर का रोल रहता है, क्योंकि सारा पैसा तो उसी के पास था ना, तो उसका तो रोल रहता ही है। तो जब बजट पास होता है तब भी आरबीआई के गवर्नर का काफी ज्यादा रोल रहता है, जब गवर्नमेंट का बजट पास होता है। साल में कितनी बार होता है बाबू? कुछ आइडिया आप में से किसी को? और आप लोग थोड़ा सा बोला भी करो। एग्जैक्टली साल में कितनी बार होता है? एक बार होता है। एक बार एक बार होता है। एक साल में एक ही बार बजट पास होता है। तो एक बार जब बजट पास होता है तो बेटा जी बजट में आरबीआई के गवर्नर के भी साइन कराए जाते हैं। तो दैट्स तो फिर इट। दीदी फाइनेंशियल मिनिस्टर का क्या काम? फाइनेंशियल मिनिस्टर का भी रोल है, लेकिन फाइनेंशियल मिनिस्टर के साथ साथ आरबीआई का गवर्नर भी बैठेगा, क्योंकि ट्रेजरी तो उसी के पास है ना बच्चे, वही तो बताएगा कि कितना पैसा इकट्ठा हुआ है।
ये प्रेसिडेंट कराता है ना पास? प्रेसिडेंट तो तब पास कराता है जब बजट पार्लियामेंट तक पहुंच जाता है, लेकिन बजट बनाने में किस किस का रोल है? जब बजट बनता है तो फाइनेंस मिनिस्टर बैठता है, पूरी फाइनेंस मिनिस्टर की टीम बैठती है और आरबीआई की भी टीम बैठती है, तब बजट बनता है। क्योंकि बेटा जी एक सिंपल सी बात बताती हूँ आपको, बजट बनेगा तो सरकार को पैसे की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हाथ किसके आगे फैलाओगे? आरबीआई के आगे। तो आरबीआई को साथ में बिठाना पड़ेगा ना कि भाई ऐसे ऐसे बजट बना रहे हैं, तो इसलिए जब ये बजट बनता है तो आरबीआई के गवर्नर का भी पूरा रोल होता है। हाँ जी। दीदी किस बेसिस पे बनाते हैं ये बजट को? कि कितना पैसा आया, कितना पैसा आया और कितना पैसा सरकार कहाँ कहाँ खर्च करने की सोच रही है। दो ही बातें होती हैं बजट के अंदर कि नेक्स्ट कहाँ, ईयर के लिए होता है ना वो तो? नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, और पिछले साल कहाँ कहाँ से पैसा आया, कितना पैसा आया, वो आपको बताना पड़ता है पब्लिक को कि टैक्स से इतना पैसा आया, जीएसटी से इतना पैसा आया, और बिजली विभाग से इतना पैसा आया। ये सब आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है पब्लिक के आगे। और अब आप इस पैसे का क्या करने वाले हो, दिस इज बजट, कि अब आप इस पैसे का क्या करने वाले हो, इसे कहाँ खर्च करोगे, क्या है गवर्नमेंट के फर्दर प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट क्या सोच रही है। तो ये सब चीजें आपको बजट के अंदर दिखानी पड़ती है। योर सोर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, कि आपके फ्यूचर एक्सपेंसेस क्या है और इनकम्स क्या है। बढ़ जाए आगे, दैट्स इट। ज्यादा टाइम लगाएंगे तो बेटा जी उतना लेट होंगे। इसे बोलते हैं गवर्नमेंट्स बैंक। तो आरबीआई इज अ गवर्नमेंट बैंक। इट गिव्स फाइनेंशियल एडवाइस, होल्ड्स ट्रेजरी, ग्रांट्स लोन, इश्यूज बॉन्ड एंड बजट। 5 काम आरबीआई सरकार के लिए करता है। बी क्विक, 1 मिनट रुक रही हूँ, आप नोट कर लो फटाफट। एक पॉइंट तो मैं यही समझा देती हूँ जिससे कि मैं अपना सबसे बड़ा पॉइंट शुरू करूं, जो सबसे बड़ा हथियार है। फोर्थ है कस्टडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? दीदी जो भी बॉर्डर के बाहर से जितना भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है एक सिंपल उससे भाषा में, जितनी भी फॉरेन करेंसी होती है, चाहे वो डॉलर हो, डॉलर एक फॉर्म है, चाहे डॉलर हो, चाहे यूरो हो, चाहे दिरहम हो, चाहे कुछ भी हो, तो जितनी भी फॉरेन करेंसी होती है बेटा जी, वो होती है फॉरेन एक्सचेंज। एंड व्हाट डू यू मेंट बाय कस्टडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? कि सारे फॉरेन एक्सचेंज की कस्टडी किसके पास होती है? आरबीआई। इंडिया में जितना भी डॉलर है, चाहे अंबानी कमा रहा हो, चाहे टाटा कमा रहा हो, रख कोई नहीं सकता। ये आपको आज एक नई बात पता चलेगी, रख कोई नहीं सकता। आप पैसा डॉलर की फॉर्म में अपने घर में नहीं, कहाँ पिछले साल ही तो बताया था आपने। हाँ पिछले साल ही बताया था, ठीक है। आप डॉलर की फॉर्म में कोई भी करेंसी, यूरो, डॉलर, कोई भी करेंसी, फॉरेन करेंसी अपने घर में नहीं रख सकते हो। उसकी कस्टडी किसके पास रहती है बेटा जी? आरबीआई। अगर आप कुछ परसेंटेज होल्ड करना चाहते हो, आगे कंटिन्यू करते हैं 2 मिनट। अगर आप कोई परसेंटेज होल्ड करना चाहते हो, जैसे मान लो आप बिजनेसमैन हो और आपको आए दिन फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती रहती है, और या आप फॉरेन ट्रैवल करके आए हो, अब आपकी करेंसी बची है। देखो रूल पता है क्या होता है, कि आपने बाहर फॉरेन जाने के लिए करेंसी ली, अब जो आपकी करेंसी बच गई उसको आप वापस कर दो, है ना। प्रैक्टिकली रूल ये होता है। लेकिन जब इंसान के पास थोड़े बहुत पैसे बचते हैं, जैसे मान लो आपके पास बच गए 10-20 हजार रुपए बचे हैं, तो फॉरेन करेंसी की फॉर्म में है, और आपका 1-2 महीने बाद प्लान है वापस जाने का, तो आपने कहा मैं क्या इसे एक्सचेंज कराऊंगा, तो आपने उसको होल्ड कर लिया। आप करेंसी को होल्ड कर सकते हो, बट यू नीड अ परमिट फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई से परमिशन की जरूरत है। आप बेटा जी इंडिया में रहते हैं, इंडिया की करेंसी है रुपी,
इसके अलावा आप अपने घर में कोई भी करेंसी नहीं रखेंगे। हम तो रुपये भी नहीं रखने देते। अगर रुपये भी घर पे पड़ा है तो ब्लैक मनी है, इनकम टैक्स वाले कभी भी रेड कर सकते हैं, रीजन देना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ से आया। तो जब रुपये नहीं रखने देते तो डॉलर और यूरो तो बहुत दूर की बात है। अगर आप कोई भी फॉरेन करेंसी रखेंगे घर में तो आपके पास बेटा जी उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने आरबीआई से उसका परमिशन लिया है। क्लियर है? थोड़े बहुत भी नहीं रख सकते। थोड़े बहुत तो रख सकते हैं बेटा जी, एक दो नोट बच जाते हैं तो आदमी वैसे ही रख लेता है शौक के लिए, वो अलग बात है। लेकिन जो होते हैं ना बड़े लाखों करोड़ों रुपए रख रखा है डॉलर की फॉर्म में, दैट इज क्राइम। रख सकते हो, रख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट परमिशन चाहिए आरबीआई से, मेन बात ये है। हाँ जी, और बताओ दीदी। फिर जो हम एक्सचेंज कराते हैं, मतलब जैसे मान लो हमें फॉरेन ट्रैवल करना है और हम उसको कन्वर्ट कराते हैं कन्वर्ट, रुपीज से जब हम उसे कन्वर्ट कराते हैं तो हमें जो कन्वर्टर होता है उसे फॉरेक्स बोलते हैं। जो फॉरेक्स डिपार्टमेंट होता है जो इसे कन्वर्ट करता है, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज, तो फॉरेन का फॉर और एक्सचेंज का एक्स, तो बन गया फॉरेक्स। तो जो फॉरेक्स डिपार्टमेंट होता है वो बेटा जी जब आपकी करेंसी एक्सचेंज करता है, जब आप घूमने जाते हो तो वो साथ में ना आपको एक सर्टिफिकेट भी देता है। और अगर आप एयरपोर्ट जा रहे हो तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए करेंसी के साथ, क्योंकि अगर किसी ने आपको एयरपोर्ट पे रोक लिया और आपसे ये पूछा कि जी ये करेंसी कहाँ से आई, तो आपको वो सर्टिफिकेट एयरपोर्ट पे दिखाना पड़ सकता है। कहीं बार चेकिंग नहीं भी होती है, क्योंकि पता है कि फॉरेन जा रहे हैं, थोड़ी बहुत करेंसी तो बंदा लेके ही जा रहा होगा। लेकिन मैं वो बात कर रही हूँ जो लोग बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल के क्रिमिनल्स होते हैं। अगर आप बहुत बड़ी अमाउंट में करेंसी होल्ड करके जा रहे हो तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपने कई बार न्यूज पढ़ी होगी कि एयरपोर्ट पे चेकिंग में फेक डॉलर, फेक यूरो, फेक मतलब क्या, करेंसी फेक नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है। हाँ जी, आप बोलिए। ये जो ये फॉरेक्स वाले लोग होते हैं इनके पास भी सर्टिफिकेट ही होता होगा ना हाँ, आरबीआई की परमिशन का? इन्हें आरबीआई ने परमिशन दे रखी है। ऐसे आप हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे करेंसीज एक्सचेंज होती है, बट इन्होंने प्रॉपर आरबीआई से परमिशन ले रखी है। इनका बिजनेस है, वो करते हैं वो बिजनेस। आरबीआई से उन्होंने परमिशन ले रखी है क्योंकि टूरिस्ट आता है और हर बार टूरिस्ट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो आरबीआई जाए। अरे ये काम बैंकों के माध्यम से भी होता है, आप किसी बैंक में भी जा सकते हो अगर आपको फॉरेन करेंसी की जरूरत है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसकी जो मेन कस्टडी है वो मेन कस्टडी आरबीआई के पास है। परमिशन आपको आरबीआई देगा, आरबीआई परमिट करेगा, आरबीआई आपको ग्रांट करेगा फॉरेन क्या दीदी दोबारा बता दो। आरबीआई आपको परमिट देगा और आरबीआई ही आपको ग्रांट करेगा फॉरेन करेंसी। जब तक आरबीआई आपको परमिट नहीं करता या आरबीआई आपको ग्रांट नहीं करता तब तक आप फॉरेन करेंसी होल्ड नहीं कर सकते हो, बिकॉज आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी ऑफ हैविंग द कस्टडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर आपको डॉलर चाहिए तो बेटा जी आपको अपने एसबीआई पीएनबी से भी मिल जाएगा, लेकिन अप्रूवल लेटर में आरबीआई होगा, ये भी आपको आरबीआई से ही परमिशन दे के देंगे। अगर आपको किसी दुकान से भी करेंसी मिल जाती है, एयरपोर्ट पे भी करेंसी मिल जाती है, लेकिन जो परमिशन होती है वो लोग आरबीआई से पहले से लेकर रखते हैं और वो आपको आगे एक्सटेंड कर देते हैं। और बेटा जी बैंकों से, फॉरेक्स डिपार्टमेंट से और एयरपोर्ट पे इंसान कितनी करेंसी एक्सचेंज करा लेता होगा? 1-2 लाख उनमें भी रुपए। कोई पर्टिकुलर अमाउंट होता होगा ना? कोई अलाउड पर्टिकुलर अमाउंट कुछ नहीं है, कितनी भी एक्सचेंज करा सकते हो। बस आपको जो पैसा आप दे रहे हो रुपये की फॉर्म में उसका प्रूफ होना चाहिए। अब जैसे मान लो आप 1 करोड़ रुपए एक्सचेंज करा रहे हो, तो पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे पास रुपीज में 1 करोड़ रुपए कहाँ से आए। ठीक है, फिर आपका डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे और वो भी तब जब आरबीआई परमिशन देगा। देखो छोटी मोटी अमाउंट जल्दी कन्वर्ट हो जाती है, बड़ी अमाउंट में टाइम लगता है। 1 करोड़ रुपए आरबीआई भी जल्दी से नहीं देगा, आपसे 100 सवाल पूछेगा, क्यों चाहिए, क्या करना है, तो वो सारे आंसर्स आपको देने पड़ेंगे। एंड द थिंग इज आरबीआई इज द सोल कस्टडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और बताइए दीदी। हाँ जी दीदी जैसे हमने मतलब 20 से 30 हजार की अगर हमने करेंसी एक्सचेंज करी तो फॉरेन में भी उतरी, अगर दूसरी करेंसी में भी उतनी मिलेगी 30,000 या थोड़ी कट के मिलती है? कट के मिलती है बच्चे, वो तो हर बार कन्वर्ट के चार्ज लगते हैं, हर जगह अलग अलग होते हैं। एयरपोर्ट में थोड़े कम ज्यादा हो जाते हैं, हर जगह अलग सिस्टम है। कुछ पैसा कट जाता है, बिल्कुल रेट टू रेट कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो कुछ पैसा मतलब इसलिए कट जाता है क्योंकि आरबीआई अपना चार्ज भी लेता है, और कन्वर्जन दीदी चार्ज। अगर ज्यादा करेंसी
अगर ज्यादा करेंसी चाहिए हो तो फिर डायरेक्ट आरबीआई के पास ही जाना पड़ता है। हाँ, डायरेक्ट आरबीआई के पास जाना पड़ेगा और बेटा जी जल्दी से मिलेगी भी नहीं। और इसीलिए हमने, आपको याद होगा 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ाया था इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें हमने पढ़ा था एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और हमने पहले ही बोल दिया था कि जब आप इंपोर्ट करते हो तो आपको बहुत पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। तो इंपोर्ट, याद है दूसरा स्टेप आरबीआई होता से था अप्रूवल लेना कि पड़ता है। हाँ, दूसरे स्टेप में ही बोल दिया था कि आरबीआई से अप्रूवल ले लो, क्योंकि अगर आरबीआई ने करेंसी कन्वर्ट करने से मना कर दिया तो आपका इंपोर्ट धरा का धरा रह जाएगा। तो इफ यू वांट टू इंपोर्ट गुड्स इन द ह्यूज अमाउंट, तो पहले ही आरबीआई से परमिट ले लो। तो उस प्रोसेस का दूसरा स्टेप ही होता था कि आरबीआई से परमिशन ले लो पहले ही, क्योंकि आरबीआई बाद में मना कर सकता है करेंसी एक्सचेंज करने के लिए, और मना कर सकता है कि जी इतने तो हम आपको दे ही नहीं रहे, ये भी हो सकता है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि देश में जो फॉरेन करेंसी है उस पे आपका कोई अधिकार नहीं है। हाँ, अगर होगा तो कन्वर्ट कर देंगे, और कन्वर्जन में भी बेटा जी चार्ज कटता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये भी आरबीआई की एक और कमाई दीदी, है। सुनाओ। हाँ दीदी, और जो ये बाहर इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं कहीं कहीं करोड़ों की, उनके उनके तो फिर उन्हें तो नहीं कोई दिक्कत आती होगी? बेटा जी वो तो बैंक टू बैंक होता है ना, हम तो करेंसी कन्वर्ट कर रहे हैं, कैश। अच्छा, बैंक टू बैंक में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बैंक क्या है, हम यहाँ इंडिया में बैठे हैं, बैंक से 1 करोड़ रुपए डाल दो अमेरिका, वो तो व्हाइट मनी है ना। दिक्कत है कैश की। ओके। तो जो कैश है उसकी जो कस्टडी है वो आरबीआई के पास है। अगर आपको कैश चाहिए भारी मात्रा में, क्योंकि जब आदमी फॉरेन ट्रैवल करता है तो पीपल यूज टू टेक सम कैश। तो अगर आप कोई भी कैश लेना चाहते हो, फॉरेन करेंसी में कैश लेना चाहते हो, बैंक टू बैंक तो आप कितना भी ट्रांसफर करो, कहीं भी करो, हमें क्या, बैंक में तो व्हाइट मनी होती है ना, तो इट डजंट मैटर। ठीक है जी, तो ये आरबीआई के 4 फंक्शंस हैं, और बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो इसमें, क्योंकि इंटरेस्ट लोगे तभी ये चीजों समझने में मजा आएगा। सबसे पहली इशू ऑफ करेंसी, दूसरा बैंकर्स बैंक, और तीसरा गवर्नमेंट्स बैंक, चौथा कस्टडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और बेटा जी जो आरबीआई का लास्ट फंक्शन है ना, उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, और ये आपके पेपर में जरूर आएगा, 110% आएगा, 110, क्योंकि ये 3 चैप्टर में सेम क्वेश्चन है। तो अब आप समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट है। एक बात और बता दो, हाँ जी इस बोलो। चैप्टर में थ्योरी है क्या? हाँ जी थ्योरी न्यूमेरिकल भी है। कमर्शियल बैंक का जो फंक्शन है ना वो न्यूमेरिकल है, पर थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है। बाकी ये चैप्टर खत्म हो गया, एक दिन को और बचा है। चलिए, कंट्रोल्स मनी सप्लाई। तो आरबीआई का लास्ट फंक्शन है कि बेटा जी आरबीआई कंट्रोल्स मनी सप्लाई। ठीक है, अभी तो मुझे लगता है हम थोड़ा ही पढ़ पाएंगे। कंट्रोल्स मनी सप्लाई मतलब, मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, पहले तो इस पे आते हैं। अच्छा, एक चीज और बता देती हूँ। फॉरेन एक्सचेंज वाला खत्म हो गया? हाँ जी, वो इतना ही है। मनी सप्लाई का मतलब होता है स्टॉक ऑफ मनी। ये मनी चैप्टर का क्वेश्चन है। मनी मैंने आपको पढ़ाया नहीं, मैंने तो सीधा बैंकिंग पढ़ा दिया, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि मनी सप्लाई क्या होता है। मनी सप्लाई मीन्स स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये होता है मनी सप्लाई। व्हाट इज मनी सप्लाई? कि कितना स्टॉक है पब्लिक के पास मनी का, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल 2 फॉर्म में बेटा जी, एक तो नोट की फॉर्म में और एक कॉइन्स की फॉर्म में। वैसे तीसरी कोई फॉर्म इंडिया में है भी नहीं। नोट्स की फॉर्म, सॉरी नोट्स की फॉर्म में, कॉइन्स की फॉर्म में, और प्लस बैंक में जो पैसा डिपॉजिट है, इन फॉर्म में कितना पैसा पब्लिक के पास है। अब बहुत ध्यान से सुनना, क्या कहना चाहती हूँ। अभी मान लो 17 जून, ठीक है, 6:55 पे पीएम 130 करोड़ की जनता, कितनी मनी सप्लाई चल रही होगी, कितना पैसा है इस टाइम। दिस इज कॉल्ड एज मनी सप्लाई। 130 करोड़ लोगों पे, फॉर एग्जाम्पल, बहुत होगा, मैं अंदाजा भी नहीं लगा पा रही इस टाइम तो, लेकिन मान लेते हैं कि 800 करोड़ रहे। आई नो इससे बहुत ऊपर होगा, मैं तो एक अंदाजा लगा रही हूँ। यानी कि स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा पब्लिक के पास पड़ा हुआ है, उसे हम मनी सप्लाई बोलते हैं। मनी सप्लाई का मतलब होता है, एक सेकेंड, क्या
हाँ जी, तो स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि मनी का कितना स्टॉक पब्लिक के पास पड़ा है। अच्छा, एक दिन आपको जरूर याद होगा, 2018 आई गेस 8 नवंबर 9 नवंबर डीमोनेटाइजेशन, ठीक है जी, जी डिमोनेटाइजेशन 2016 2016, ये ठीक है 16 में हुआ था। 16 दी हमें क्यों याद होगा, मम्मी पापा को जी याद। 2016 8 नवंबर। चलो 8 नवंबर 2016 रात को 9 बजे 9 9 बजे बजे था ना, ठीक है, 8 बजे 12 तक। के बाद 8 बजे ले लो यार, 8 8 बजे से ले 9 लो, के बीच। और 8 500 से 9 रुपए के नोट चलो माने जाएंगे। 755 पे देश की मनी सप्लाई बहुत बढ़िया थी, लोगों के पास स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ बहुत ज्यादा था, बट अचानक से 5 मिनट के बाद एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा जी, क्या समझा रही थी मैं आपको कि बहुत सारा पैसा इकोनॉमी में था, ठीक है जी, ऑडिबल हुआ आई गेस में सबको, बहुत सारा पैसा इकोनॉमी में था। अब एकदम से क्या हुआ, डीमोनेटाइजेशन होते ही आपको करेंसी खर्च करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया। तो बोल सकते हैं कि इकोनॉमी की मनी सप्लाई जीरो ही हो गई थी, ठीक है, इकोनॉमी की मनी सप्लाई लगभग जीरो ही हो गई थी, क्योंकि जैसे ही नोटबंदी हुई, ठीक है जी, एक सेकेंड जरा सब आ जाए जिससे हमें बार बार ना रिपीट करना पड़े, बस एक मिनट। चलो ठीक है जी, तो हाउ आरबीआई कंट्रोल्स मनी सप्लाई। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मींस स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि पब्लिक के पास कितनी मनी है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी कि मान लो आज 17/6, अब तो टाइम बदल गया, तो 7:04 PM पर जो भी टाइम है व्हाटएवर, 130 करोड़ लोगों के पास कितना पैसा है कैश की फॉर्म में और बैंक डिपॉजिट्स की फॉर्म में। अगर मैं वो सारा पैसा जोड़ दूं तो बेटा जी देश की क्या निकल के आ जाएगी, मनी सप्लाई। देश की मनी सप्लाई निकल के आ जाएगी कि आपका कितना पैसा बैंक में है और कितना पैसा आपके पास कैश है। और कैश पैसा आपके पास दो फॉर्म्स में होता है, चलो बताओ फटाफट कौन सी दो फॉर्म्स में होता है कैश में पैसा। पेपर नोट्स एंड कॉइन। एग्जैक्टली, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। तो या तो आपके पास नोट्स होंगे बेटा जी और या तो आपके पास कॉइन्स होंगे। तो नोट्स प्लस कॉइन्स प्लस आपके पास एटीएम होगा, आजकल एटीएम का बड़ा फैशन है, पेटीएम का बड़ा फैशन है। तो जो ये चीजें आपकी डिपॉजिट्स है इसको भी जोड़ूंगी, तब जाके आपके देश की क्या निकल के आती है, मनी सप्लाई। और मैं आपको क्या सिखाना चाहती हूँ, मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ बेटा जी कि ये जो मनी सप्लाई है ना, इसको कंट्रोल करने वाला है आरबीआई। ये ध्यान रखना, अगर आरबीआई का दिमाग हिल गया तो वो ये सारा पैसा 1 मिनट में जीरो कर सकता है। अगर आरबीआई का दिमाग हिल गया तो वो ये सारा पैसा, जो भी सारा पैसा आपके पास है, चाहे वो नोट्स की फॉर्म में हो, चाहे वो कॉइन्स की फॉर्म में हो, चाहे वो डिपॉजिट्स की फॉर्म में हो, 1 मिनट नहीं लगेगा उसको, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, और ये सारा पैसा क्या हो जाएगा, जीरो। और आप तो बेटा जी वो जनरेशन हो, आप वो जनरेशन हो जिसने ये सारी चीजें लाइव देखी है ना, कैसे आपके 2000 के नोट जीरो हो गए, आपके 500 के नोट जीरो हो गए, आज आरबीआई की हजार के, ठीक है, आपके 1000 के नोट जीरो हो गए, 500 के नोट जीरो हो गए। तो आरबीआई कुछ भी कर सकता है भाई, कभी भी करेंसी को जीरो कर सकता है। आप सोचो 2 मिनट, अभी अभी आरबीआई की ये भी नोटिफिकेशन आ सकती है आज रात को, फॉर एग्जांपल, कि जो भी पैसा आपका बैंक में डिपॉजिट है आप 1 महीने तक उसको विड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि इकोनॉमी रिसेशन में है। क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते आप, क्या करोगे, आपका सारा पैसा जीरो, देश की मनी सप्लाई जीरो होता है, क्या करे। अब जैसे यस बैंक वाला केस अभी ये बात कर रहे थे, तो यस बैंक को आरबीआई ने क्या ऑर्डर दिया था, आरबीआई ने यही तो ऑर्डर दिया था कि जितने भी यस बैंक के यूजर्स हैं, जितने भी यस बैंक के यूजर्स हैं,
वो 15-20 दिन या कुछ लिमिट रखी थी कि इतने दिन अभी बैंक से कुछ भी विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो आरबीआई आपकी मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी जेब में जो पैसा है इसे आप कंट्रोल कर रहे हो, आप गलत हो। आपकी जेब में और मेरी जेब में जो भी पैसा है उसे कंट्रोल कर रहा है आरबीआई। 1 मिनट में नील हो सकता है, 1 मिनट में सारा पैसा नील हो सकता है और कर चुका है आरबीआई। क्यों? हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे हो लक्ष्य? पर ऐसे वो करेगा क्यों? कर सकता है, अब वो करेगा नहीं करेगा वो उसकी मर्जी जैसे है। पहले करा था। जैसे वो पहले तो करा पीएम था। का ऑर्डर, प्राइम पीएम, मिनिस्टर का ऑर्डर आएगा तभी करेगा। हाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था बच्चे, प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर नहीं था। जब नोटबंदी हुई तो आप गूगल पे सर्च करना, सजेशन नोट आरबीआई की थी। एग्जैक्टली और सजेशन भी आरबीआई की थी। और सबसे बड़ी चीज कि जब तक उस टाइम पे आरबीआई गवर्नर वाज रघुराम, अगर आप नहीं जानते हो तो ही इज वेरी 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 क्वालिफाइड पर्सन, रघुराम राजन। होना चाहिए। रघुराम राजन इंडिया के आरबीआई गवर्नर रहे हैं। और बेटा जी वो नोटबंदी के फेवर में नहीं थे। जब रघुराम राजन वाज आरबीआई गवर्नर तभी नोटबंदी हुई और वो नोटबंदी के फेवर में नहीं थे। उनका ये कहना था जी मैं तो क्योंकि उन्हें जब ऐसा लगता गवर्नर था। बोलो 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 बोलो। तो the RBI governor was not in favor of demonetization. He said कि नहीं नहीं इससे तो इकोनॉमी में रिसेशन आ जाएगा। और रघुराम राजन बहुत पढ़े लिखे आदमी है, आपके देश के जैसे मनमोहन सिंह है ऐसे ही रघुराम राजन है जो बहुत लिटरेट लोगों में आते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोगों में। तो उन्होंने नोटबंदी के लिए बिल्कुल सख्त मना कर दिया था। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स की नोटबंदी हो तो रघुराम राजन ने तभी रिजाइन कर दिया था। तो रघुराम राजन अभी हमारे आरबीआई के गवर्नर नहीं है बट वो हमारे एक्स गवर्नर थे। अब तो उर्जित पटेल है शायद। हाँ नोटबंदी से पहले थे। उसके बाद जब उन्होंने नोटबंदी का ऑप्शन उनके आगे रखा गया और वो उसके फेवर में नहीं थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने मतलब उन्होंने एज एन आरबीआई गवर्नर रिजाइन कर दिया। फिर नया आरबीआई गवर्नर अपॉइंट किया गया और फिर उसके सिग्नेचर्स के थ्रू ये कितने डिमोनेटाइजेशन। साल के लिए बनता है आरबीआई गवर्नर? बेटा जी आरबीआई का गवर्नर वैसे तो 5 साल के लिए बनता है बट बीच में कभी भी आपको निकाला भी जा सकता है, फ्रेश भी अपॉइंट किया जा सकता है, आप रिजाइन भी कर सकते हो क्योंकि गवर्नमेंट 5 साल की बनती है। तो आरबीआई का जो गवर्नर है वो भी 5 साल के लिए इलेक्ट होता है बट इलेक्शंस ईयरली होते हैं। आरबीआई का गवर्नर बनने का प्रोसेस जो है वो आईपीएस वाली लाइन से ही होके गुजरता है। आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी के पेपर देके ही आदमी आरबीआई का गवर्नर बनता है विद वोटिंग विद दीदी जब गवर्नर तो 5 साल के लिए बनता है तो इलेक्शन हर साल क्यों? क्योंकि मेजोरिटी देखना चाहते हैं। जैसे हमारे देश में क्या दिक्कत है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट 5 साल की बनती है लेकिन बीच में कोई देखना ही नहीं चाहता है कि पब्लिक उससे खुश है कि नहीं है। लेकिन एज एन आरबीआई गवर्नर हम ईयरली इलेक्शंस कराते हैं कि गवर्नर अभी भी मेजोरिटी में है कि नहीं है। अगर माइनॉरिटी ज्यादा आ रही है तो गवर्नर को चेंज कर दिया जाएगा। तो वो तो पीएम वगैरह वोट देते होंगे ना उसमें, तो हर साल देती है। नहीं आरबीआई के बहुत सारे लोग हैं, बहुत अलग पॉलिटिक्स है, सब बहुत सारे वोट्स अच्छा, होते हैं और वो सब लोग वोट देते हैं। हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी वोट देती है, स्टेट गवर्नमेंट भी वोट देती है, उसके हिसाब से आरबीआई का गवर्नर सिलेक्ट होता है। अब आते हैं वापस कि आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है और आपकी जेब में पड़ा हुआ सारा पैसा आरबीआई के कंट्रोल में है। अगर आपकी जेब में इस टाइम 10 रुपए का नोट भी है, 5 रुपए का सिक्का भी है तो आरबीआई उसको 2 मिनट में निकाल भी सकता है और डाल भी सकता है, दोनों चीजें कर सकता है। सोचो 2 मिनट, आज ही नोटिफिकेशन आ जाए, आज ही आ जाए कि जी जो लोग कल बैंक में पैसा जमा करेंगे उनको 10% के रेट से ब्याज दिया जाएगा। अभी जो प्रेजेंट ब्याज चल रहा है ना बच्चे वो है 4%, उसमें भी सरकार टैक्स काटती है तो 3 ही समझ लो। तो सरकार अभी मुझे सिर्फ 3% ब्याज देती है जो पैसा मैं बैंक में जमा करती हूँ। अब अचानक से नोटिस आ जाए कि जी 10% तो रियल एस्टेट में भी नहीं है कमाई, ना म्यूचुअल फंड में है ना शेयर में है क्योंकि इकोनॉमी रिसेशन में है। तो आदमी अपना सारा पैसा कल ही उठाएगा और बैंक में डाल देगा तो आपका सारा पैसा बैंक में चला जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपसे छिन जाएगा लेकिन बेटा जी गवर्नमेंट के पास तो चला जाएगा ना। अगर सरकार आज स्कीम निकाल दे कि आपको हम, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि गवर्नमेंट निकालती है कि आप अपना पैसा जमा करो 15 साल के लिए, होता है ऐसा, बहुत स्कीमें आती हैं। 15 साल के लिए अपना पैसा जमा करो, सरकार आपको 10% के रेट से
आरबीआई आपको 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। और मजे की बात है 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देगा और साथ ही साथ कोई टैक्स भी नहीं काटेगा। बस लोग खुश, लोग कह रहे बढ़िया है, इससे अच्छा रिटर्न तो कहीं मिलेगा ही नहीं। तो जिसे भी जो भी इन्वेस्ट करना होगा वो सारा पैसा खुद जाके अगले दिन अपने हाथों से आरबीआई को देके आएगा। तो मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ कि आपके देश में जो पैसा है, आपके पास जो पैसा है, उसे आरबीआई बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। आप इसके लिए हमेशा रेडी रहना। बढ़ाने के भी बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास, जैसे मैंने आपको ये तरीका कम करने का सिखाया, और मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि देश की 30% पॉपुलेशन इस स्कीम में पैसा लगाएगी अगर ये स्कीम खोल दी जाए। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि मार्केट में रिसेशन है, हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं इसलिए चीजों में टाइम लग रहा है। अभी जैसे आप देख सकते हो कि कोरोना वायरस की वजह से मार्केट में रिसेशन है, मंदा है, तो सरकार ने अभी जो नया बजट आया, जो बजट अमेंड किया गया, उसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या देंगे, लोन। पढ़ा आपने कहीं? फेसबुक पे तो पढ़ ही लिया होगा क्योंकि इस बात का बहुत मजाक बना, ठीक है, कि हम आपको लोन देंगे और हाँ दीदी, लेबर देंगे हाँ, लोन देंगे। और कैसे रेट पे देंगे बेटा जी? लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इससे आरबीआई क्या कर रहा है? अब अपना दिमाग चलाओ। देश में मनी सप्लाई को देश में बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है? अब फटाफट बोलना। कम कर रहा है। जी बढ़ा रहा है। अरे लोन दे रहा बढ़ा है रहा है दीदी, हाँ, वो कह रहा है लोन लो, हम दे रहे हैं, कम ब्याज पे लोन लो और अपना बिजनेस ग्रो करो। तो क्या कर रहा है वो? जो नीचे नाम आ रहे हैं बेटा जी, सबको बोलना है। बोलिए सागर, प्रियांशी, शेवी, तनिषा, बी क्विक। वो देश में मनी सप्लाई को बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है? बढ़ा रहा है जी। बोलो बोलो बोलो, बोला करो, बताओ। देश में मनी सप्लाई को बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि रिसेशन में चल रहे हैं अभी हम। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी हम रिसेशन में चल रहे हैं। मैं आपसे आंसर्स चाहती हूँ। आप जितने आंसर्स दोगे, 2-3 बच्चे तो देते ही हैं, आप दोगे तो आपको भी समझ में आएगा। और चुप रहने से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो आप बोल सकते हो। अभी क्या है, इकोनॉमी रिसेशन में है भाई, और क्योंकि इकोनॉमी रिसेशन में है तो लोगों के पास पैसा नहीं है, और अगर इस इकोनॉमी को ऊपर लाना है तो लोगों की जेब में पैसा डालना पड़ेगा। और ये पैसा डालने का काम सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? आरबीआई। क्या आप बता सकते हैं कि कोरोना वायरस जैसा इतना खतरनाक वायरस चल रहा है, बट फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया कि कुंभ का काम दोबारा से शुरू कर दो, वजह? और लेबर को फटाफट से काम पे बुलाओ। कुंभ से सबसे ज्यादा इंक्रीज होती है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, ताकि लोग ज्यादा आए और ज्यादा फंड इकट्ठा हो। और बेटा जी सब लोग साइड करते हैं। ये तो आपने बातें बता दी भविष्य की, कि भविष्य में ऐसा होगा, टूरिस्ट आएगा, सरकार की कमाई होगी। प्रेजेंटली कुंभ से पहले के काम। और बेटा जी अभी कोरोना जो वायरस डेली वर्कर्स को वेजेस मिलेगा। एग्जैक्टली लेबर अपॉइंटमेंट होगा। हाँ, लेबर के पास पैसा नहीं आ रहा था, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ तो 2 महीने से लेबर पे तो पैसा आ ही नहीं रहा था। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई पुअर लोगों के पास पैसा कैसे आएगा? रिसेशन है, मुझे देश में मनी सप्लाई को बढ़ाना है। अभी मैं मनी सप्लाई को कम नहीं कर सकती। अभी आरबीआई, आप देखोगे कि अभी एक हफ्ते में आपने 2-3-6 महीनों में आपने कभी नहीं सुना होगा कि आरबीआई ने लोन का रेट बढ़ा दिया। नहीं बढ़ाएगा आरबीआई, उल्टा लोन का रेट कम कर रहा है आरबीआई, कि लोग पैसा लें और अपना बिजनेस ग्रो करें। यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि देश को चला रहा है आरबीआई, अगर आप प्रैक्टिकली सोचो। हाँ जी दीदी, उसने वो पिछले गवर्नर ने मना क्यों करा था डिमोनेटाइजेशन के लिए? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि डिमोनेटाइजेशन फेलियर है और इससे रिसेशन आएगा, जो कि हुआ भी। डिमोनेटाइजेशन वाज अ बिग फेलियर। अगर हम प्रैक्टिकली जाके डेटा देखें तो डिमोनेटाइजेशन का रिजल्ट कुछ आया ही नहीं। जितनी ब्लैक मनी सरकार ने बोला था कि इतने करोड़ों रुपए इकट्ठा हो जाएगा, उतना तो इकट्ठा हुआ ही नहीं। जुगाड़ कर लोगों ने। हाँ हुआ, 500-2000 के नोट तो फिर आ गए। हाँ, और सर्कुलेशन में अभी भी ब्लैक मनी है। एज पर इनकम टैक्स रिपोर्ट जितनी भी ब्लैक मनी थी, और कौन से मिनिस्टर के पास से पैसा कम हो गया? कौन से रिच पर्सन के पास से पैसा कम हुआ? किसी से नहीं हुआ। पड़ गया होगा, अंबानी पड़ दीदी गया आप तो फुल रामदेव सपोर्ट जैसा में बोल रहे हैं कांग्रेस के। हाँ,
नहीं, मतलब पॉलिसी के जो डीमोनेटाइज, जैसे जीएसटी वाज अ बिग सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, जीएसटी बहुत सक्सेसफुल रहा गवर्नमेंट का, बट डीमोनेटाइजेशन फेलियर रहा। मतलब अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं तो हमें यही डाटा मिलता है कि डीमोनेटाइजेशन वाज फेलियर। इसमें कोई ये बात नहीं है कि कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ने प्लान बनाया उसमें डीमोनेटाइजेशन फेलियर था, जिसकी वजह से इकोनॉमी ने काफी रिसेशन फेस किया। और सबसे ज्यादा रिसेशन पुअर और मिडिल क्लास लोगों ने फेस किया, क्योंकि आपने भी बेटा जी खुद प्रैक्टिकली सोचो, आपने किसी रिच आदमी को लाइन में खड़े हुए देखा होगा? द आंसर इज नो, किसी ने नहीं देखा होगा। आप में से किसी ने देखा कि कोई बहुत रईस आदमी है, वो लाइन में लगा है, उसके नोट नहीं बदले जा रहे? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि जो बैंक का एडमिनिस्ट्रेशन था। नहीं दीदी, हम भी नहीं गए। हाँ, हम तुम तो हो ही रईस, फिर कहाँ तुम जा रहे? ठीक है, तो इसलिए लोग गए नहीं बच्चे। और मेन प्रॉब्लम क्या थी? लाइनों में कौन लगे हुए थे? लाइनों में गरीब लोग लगे हुए थे, जिनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम उन्होंने ही फेस करी, और बाकी लोग आराम से बैठे थे, उन्हें कोई टेंशन नहीं था। ठीक है, हो गई, ठीक है। और जिनके पास बहुत ज्यादा फंड्स थे, उन्होंने बैंक के मैनेजर से ही सीधा टाई अप कर लिया, तो बैंक के मैनेजर्स ही करप्शन करने लग गए, तो चीजें बहुत वर्स्ट हो गई। मतलब एकदम से एक्शन लिया गया कि डिमोनेटाइजेशन कल से है, तो प्रोजेक्ट रेडी नहीं था। पहले प्रोजेक्ट थोड़ा सा रेडी होता, फिर उस हिसाब से काम करते, तो शायद सक्सेसफुल इनको हो जाता। मतलब बाकी मिनिस्टर्स और आरबीआई वगैरह से बात तो करनी चाहिए थी। हाँ, तो बात करी थी ना बच्चे, लेकिन मेजोरिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट थी। आपकी जो गवर्नमेंट है इस टाइम मेजोरिटी में है, तो जो भी डिसीजन लेना चाहे ले सकते हैं, उनके पास मेजोरिटी वोट है, वो जो कहेंगे वो होगा। क्योंकि अगर बेटा जी पार्लियामेंट में 100 लोग बैठे हैं, तो 100 में से 80 लोग बीजेपी के बैठे हैं। तो अगर बीजेपी कुछ भी प्रपोजल रखेगा, तो बीजेपी वाले तो बीजेपी के फेवर में ही वोट करेंगे ना। तो 80 लोग तो फेवर में ही वोट करेंगे, तो अगर 20 अगेंस्ट भी कर देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इसी को मेजोरिटी की गवर्नमेंट बोलते हैं, इसी को बहुमत की सरकार बोलते हैं। ये बहुमत की सरकार है, मेजोरिटी की गवर्नमेंट है, जो भी करना चाहे कर सकती है, इनको किसी की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इनको जो भी प्लान्स बनाने हैं बहुत सोच समझ के बनाने हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इकोनॉमी में इतने इंटरेस्टेड हो, तो आपको और ज्यादा इसके बारे में पढ़ना चाहिए। और हम ये सीख रहे हैं फिलहाल कि देश में मनी सप्लाई को आरबीआई कंट्रोल करता है। अब ये कैसे करता है ये हमारी नेक्स्ट क्लास है, लेकिन मनी सप्लाई को देश में आरबीआई कंट्रोल करता है। मैं कुछ एग्जांपल्स इसलिए दे रही हूँ कि आपको समझ आए कि हाँ करता है। तो आरबीआई लोन का रेट बढ़ा भी सकता है, लोन का रेट कम भी कर सकता है, डिपॉजिट्स का रेट बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। ये सारी पावर आरबीआई के हाथ में है। तो आरबीआई आपकी जेब में पैसा डाल भी सकता है और आपकी जेब से पैसा निकाल भी सकता है। इसके लिए रेडी रहना। जैसे कोरोना वायरस हुआ तो आरबीआई का नोटिस आया कि जी आप लोन की किस्तें नहीं लेंगे, तो आपकी जेब में पैसा बचा ना। अगर आरबीआई का नोटिस आ जाता है कि किस्तें तो लेनी है, तो फिर आप क्या करते? तो इसलिए आरबीआई आपकी जेब में पैसा डाल भी सकता है और आरबीआई आपकी जेब से पैसा निकाल भी सकता है। ये दोनों काम करने का जो अधिकार है देश में, जो पैसे का अधिकार है, ये पूरा आरबीआई के पास है। आपके पास पड़ा हुआ पैसा जीरो भी कर सकता है वो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी जेब से ले भी सकता है, दे भी सकता है, जीरो भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। पूरे देश में मनी सप्लाई को कौन कंट्रोल कर रहा है? आरबीआई। और इसके लिए बेटा जी आरबीआई के पास दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक का नाम है क्वालिटेटिव और दूसरे का नाम है क्वांटिटेटिव। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप बस इतना लिख दो कि आरबीआई कंट्रोल्स मनी सप्लाई विद द हेल्प ऑफ, पहले इंस्ट्रूमेंट्स है क्वालिटेटिव, क्योंकि आज सब प्रेजेंट है ऑलमोस्ट, तो अगली क्लास में किसी को दिक्कत नहीं आएगी, और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ये क्वालिटेटिव सेंट्रल बैंक से चल रहा है अभी। सेंट्रल बैंक का ये आखिरी फंक्शन है, फिफ्थ, कंट्रोल्स मनी सप्लाई। ठीक है जी, तो सेंट्रल बैंक का लास्ट फंक्शन है, ये लाइन एक ही है, आपको फोटो की जरूरत नहीं है, इसे नोट कर लीजिए। कंट्रोल्स मनी सप्लाई, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड। अच्छा वो कह रहे हो आप, ठीक है, ओके, मैं भेज देती हूँ फोटो। स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और जिसके दो इंस्ट्रूमेंट है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि क्वालिटेटिव कैसे कंट्रोल करता है और क्वांटिटेटिवली कैसे कंट्रोल करता है। हमारी जेब के पैसे को आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है। अब आप लीव कर सकते हो, ये देख लीजिए जो देखना चाहते हैं।
पुरानी फोटो में भेज देना। ठीक है दीदी, बाय। दी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते बच्चे। फोर दिखाना दीदी। दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। दीदी नमस्ते। नमस्ते बच्चे। दीदी नमस्ते। नमस्ते जी। दी नमस्ते। नमस्ते बच्चे।